करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का एक विशेष कार्यक्रम है, इस पे एक बहस होनी है। पहले तो हम तय करेंगे सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसका क्या परिणाम होंगे। एक खबर आई जो बड़ी तेजी से फैली कि रायपुर में एक न्यूड पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से होता था, इस बात से पता चल गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली बार होने जा रहा था और कुछ विवाद हुआ और फिर पता चल गया। ये तमाम चीजें, इस पर महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी, फिर रायपुर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की। वो ये तमाम चीजें हैं। तो पहले इस घटना को हम लोग समझते हैं पहले राउंड में, और फिर इस पे विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार अजय भान सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले उनसे पूरी घटना समझ लेते हैं, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पूरी घटना क्या है, किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाइए, फिर इस पर अपन चर्चा करेंगे। अजय जी। नमस्कार। जहाँ तक घटना की बात है, तो मैं थोड़ा-सा इसमें क्लैरिफ़िकेशन दे दूँ अपना कि मैं ज़िंदगी में कभी क्राइम रिपोर्टर नहीं रहा। जी। तो जितनी जानकारी आपको इस घटना की है, लगभग उतनी ही मुझे है। लेकिन जी। मैं इसके सामाजिक पहलुओं पर जाऊँगा। रायपुर का जो सामाजिक ताना-बाना है, जो यहाँ का फैब्रिक है, उसको हम थोड़ा समझेंगे तो शायद इसमें आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। जी। कि ये घटना इस तरह हुई कि एक फ़ेसबुक पोस्ट आया जिसमें इस तरह की पार्टी का ज़िक्र किया गया था और लोगों को इनवाइट किया गया था। और वो पोस्ट जो है फटाफट वायरल हुआ और इसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता जो है, वो एसपी से जाकर के मिले और एसपी ने तुरंत उस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और साइबर सेल को एक्टिव किया। साइबर सेल ने किस आईपी एड्रेस से वो जनरेट किया गया था वो पोस्टर, वो इश्तिहार, उनको तुरंत ट्रेस किया और उसमें 2-3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके बाद अनूपपुर का बिजुरी गाँव है, वहाँ से जो पोस्टर शेयर करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। तो उसमें ये निकल कर का है कि साहब यहाँ इस तरह की 2-3 क्लब हैं, जिनमें कुछ एक रिटायर्ड कर्मचारी है या कहिए स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी था, जो क्लर्क लेवल का कर्मचारी था, उसने एक फार्म हाउस किराए पर लेकर के और एक क्लब की स्थापना की थी और इस तरह की वो आयोजन करता था। उसके बारे में आज अखबारों में छपा है कि उसकी क्लेरिकल स्टाफ होने के बावजूद, 3 बार सस्पेंड होने के बावजूद, उसकी लाइफ़स्टाइल का आलम ये है कि वो पूरा सोने से लदा रहता था। जेम्स बेक नाम है उसका। और उसके घर में फॉर्च्यूनर और ऑडी और इस तरह की जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं, उनका ढेर लगा हुआ है और बड़े-बड़े बंगलों में रहता है वो। तो इस तरह की गतिविधियों में वो पहले से लिप्त है। अब आते हैं कि आखिर ये रायपुर में ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है, ऐसा नहीं है। रायपुर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और निरंतर होती रही हैं। पर ये पहली बार हुआ कि फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कोई व्यक्ति जो है वेन्यू और डेट और टाइम बताए बगैर इस तरह का इन्विटेशन दे रहा है, ओपन इन्विटेशन दे रहा है और टेलीग्राम चैनल में आने को जो इनवाइट कर रहा है। इसके बाद लोगों के कान खुड़े होता सब जगह है। रायपुर में इस तरह की चीजें जो है इफरात में होती हैं। इतने आपके जो एयरपोर्ट रोड पे वीआईपी रोड पे जितने होटल्स खुले हैं भाटा गांव में, भाटा गांव कहते हैं जो कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी वाला एरिया है ना, रिवर फ्रंट वाला एरिया भाटा गांव कहलाता है। तो रिवर के आजू बाजू से बड़े लंबे चौड़े एरिया में बहुत सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं। उन सारे फार्म हाउसेस में ये सारी गलत एक्टिविटीज होती हैं। एयरपोर्ट रोड जो है वीआईपी रोड कहलाता है, वो बहुत कोई 10-12 किलोमीटर का वो भी स्पैन है। तो उस पूरे ट्रैच में जो है आप देखेंगे इस तरह की गतिविधियां होती हैं। बड़े-बड़े होटल्स, दुनिया भर के रिजॉर्ट्स, दुनिया भर के फार्म हाउसेस सब बने हुए हैं। तो वहाँ सब गतिविधियां होती हैं। लेकिन ये वैसे ही होती थी, दबे-छुपे होती थी। इस तरह पब्लिक में पहली बार हुआ कि लोग इतने मतलब दुस्साहसी हो गए कि ये आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं। इसका एक कारण मैं जो समझ रहा हूँ, जो आज एक अखबार में छपा भी है, कि इन लोगों की एक और प्लानिंग थी इसके पीछे कि हम इस तरह से एक सार्वजनिक रूप से इश्तिहार देकर के और जो अभी-अभी अमीर हो रहे हैं, जिनको इस कल्चर के बारे में या तो पता तो है लेकिन उनकी एंट्री नहीं है ठीक-ठीक से, तो उनको ओपन इन्विटेशन एक्सटेंड करते हैं। ओपन इन्विटेशन के बाद फिर जब वो हमारे एक बार ग्रिप में आ जाएँगे, तो उनको एक्सटॉर्ट किया जाएगा, यानी वो सेक्सटॉर्शन का भी उनकी मंशा थी। उनसे अनंत काल तक पैसे वसूले जाएँगे।
तो ये एक प्रोग्राम उनका योजना थी। हालांकि ये फॉइल हो गया, लेकिन ये एक बड़ा, इससे ठीक 8-10 दिन 15 दिन पहले एक नव्या मलिक नाम की एक महिला जो है वो पकड़ी गई और ड्रग्स के आरोप में। उसका रैकेट जो है, उसका जो नेटवर्क जब पुलिस ने खंगाला, तो इस शहर का कोई भी रसूखदार और कोई भी धनी आदमी बकाया नहीं जिसके बच्चों को या जिसको स्वयं उसने ड्रग सप्लाई न की हो, पार्टी के हाई एंड हो, पार्टीज में ले गई हो वो, और देश के बाहर और देश के सबसे बड़े-बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर नहीं ले गई हो। तो एक बड़ा नेटवर्क पहले ही चल रहा था, ये उसमें ऐड हो गया। अब ये सब रायपुर में चीजें क्यों होती हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। रायपुर जो है झारखंड और आपके महाकौशल से इस तरफ का जितना मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो, और विदर्भ का बहुत सारा हिस्सा, उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का, ये कम से कम 100 साल से इस पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है, ट्रेड सेंटर है। इंडस्ट्री आने के पहले भी ट्रेड का बहुत बड़ा केंद्र था। अभी जो हमारा पंडरी जो यहाँ पर एक कपड़ा मार्केट है, वो इतना बड़ा मार्केट है कि एक पूरा शहर है वो अपने आप में। वो केवल कपड़े का मार्केट है। क्यों? क्योंकि 3-4 राज्यों के थोक व्यापारी यहाँ आते हैं यहाँ खरीदने के लिए और यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद इसमें वनोपज ऐड होता है। वनोपज के बाद फिर इसमें जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्टील आता है, फिर शराब आती है, फिर फार्मा आते हैं, फिर और चीजें ऐड होती जाती हैं। तो रायपुर ट्रेडिंग हब के रूप में एक बड़ी जगह हो गई। ट्रेड जो ट्रेडिशनली जिन लोगों के हाथ में, आप जानते हैं मारवाड़ियों के हाथ में होता है, जब तक मारवाड़ियों के हाथ में था ट्रेड, तब तक आप समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा मारवाड़ियों में एक एक वो होता है कि पैसा होने के बावजूद वो थोड़ा अपनी परंपराओं से, संस्कारों से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब ये माइग्रेंट पंजाबियों के और सिंधियों के हाथ में जब से ये बिज़नेस आया है, तो इमोरल एक्टिविटीज़ नवधनाढ्यों में आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इस तरह का कल्चर यहाँ डेवलप कर दिया, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, कि पैसा आने के बाद सब कुछ आपके लिए सुलभ है और सब कुछ आपको करना चाहिए। तो ये एक बड़ा रायपुर शहर का जो कैरेक्टर है पिछले 35-40 साल में, 50 साल में बदलता गया है, और रायपुर लगातार शराबखोरी में और आपकी इमोरल एक्टिविटीज में और चलिए अजय भान जी, अब अंतर। नीरज वाजपेयी जी के पास चलते हैं। नीरज वाजपेयी हाँ जी एक वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के साथ हैं, जिन्हें 25-30 साल का अनुभव इस फाइनेंशियल जर्नलिज्म करने का है। आपने उनको सीएनबीसी टीवी 18 पर देखा होगा, आपने वहां पे एडिटर के रूप में काम किया। आप पिछले कई सालों में बड़ी बड़ी संस्थानों में आप एडिटर के रूप में आपने काम किया है। इस समय आप मुंबई से ज्वाइन कर रहे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नीरज जी, इस पूरी घटना पर आप अपनी बात करिएगा, लेकिन मेरे 2-3 सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले जो ये पार्टीज थी या जो इस तरह के बीचेस थे, हम लोग किताबों में देखते थे या मैगजीन्स में देखते थे या सुनते समझते थे कि अमेरिका में, फ्रांस में, फिनलैंड में, पोलैंड में ऐसे अलग-अलग कुछ सेक्टर्स थे जहां पे इस तरह की पार्टीज होती थी, ऐसे बीचेस थे, इस तरह की चीजों में वो एक्टिविटीज होती थी। ये रायपुर में सुन के मैं थोड़ा-सा आश्चर्यचकित हूँ, पहला। दूसरा, अगर कुछ लोग अपनी रजामंदी से किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये क्या पब्लिक डिसेंसी को खतरा है या एक प्राइवेट निजता का हनन है? क्या है ये? तो पहले आप अपनी बात कहिएगा, फिर मेरे छोटे-छोटे 2 सवाल। जी, एक तो जो अभी अजय जी ने कहा कि बहुत समय से चल रहा है, ये बात मैंने भी बहुत बार सुनी है काफ़ी लोगों के मुँह से। तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी है, पुलिस को भी मालूम है और ये सब कुछ ठीक-ठाक तरीके से वहाँ चलता है, सबकी सहमति से चलता है। वो टैसिट कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में, कि गुप्त पर्दे के पीछे की सहमति है। ये वाली बात खुल गई, ऐसा कि ना कि वो गलती से चला गया होगा पोस्ट या उसने कोई प्राइवेट ग्रुप में डाला होगा तो किसी ने लीक कर दिया, जो भी हुआ हो, तो ये बात पब्लिक में आ गई, इसलिए इस पे इतना बवाल हुआ। लेकिन अगर पहले से हो रहा है, तो वहाँ के एसपी साहब को या वहाँ की सरकार को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लंबे समय से चल रहा है, इसका मतलब वहाँ के सिस्टम और कल्चर में ये चीज़ आ चुकी है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कि फ्रांस में, अमेरिका में, थाईलैंड में, दुबई में, बाकू में, मलेशिया में ये सब होता है, या अलग-अलग उसमें, जहाँ पे भी आप देखेंगे जाके डीपली, तो जहाँ धन और संपन्नता आती, वहाँ ये आवश्यक बुराइयां आती ही हैं। आप किसी बहुत निर्धन इलाके में जाएंगे तो आपको इस तरह कल्चर नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पैसा आता है, और रायपुर इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन द कंट्री,
वहां बहुत व्यापार है, बहुत पैसा है और नई जनरेशन के लोग पहुंचे हैं, तो उसकी वजह से ये वहां बहुत ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि ये क्यों होता है इस पर ज्यादा सोचना चाहिए, रादर कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। हो इसलिए रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए हैं, वो उसको खर्च कर रहे हैं। और जब आप देश दुनिया घूमते हैं और आप अलग अलग जगहों पे इस तरह कल्चर देखते हैं, तो आप फिर वो अपने यहाँ भी करते हैं। एक्सपोजर आपका, आप अगर साल में 3-4 बार थाईलैंड जाएंगे तो आप सोचेंगे ना कि व्यवस्था रायपुर में बन जाए तो क्या बुराई है, तो वो व्यवस्था रायपुर में बन रही है। फैक्ट यही है, कटु सत्य है ये। तो एक्सपोजर हुआ ना आपका, तो आप उस एक्सपोजर के जरिए वो कल्चर, अभी ये फटी हुई जीन्स लोग क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि आप देख के आए कहीं से, तो आपने यहाँ पहनना शुरू किया। इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं समाज शास्त्र में। तो ये वजह है इसकी होने की। अब ये सही है गलत, ये हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे ये गलत है सही है। लेकिन आपके जो दो क्वेश्चन है कि एक ये निजता का मामला है और प्राइवेटली कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है। देखिए, इसमें कानून की नजर से अगर आप देखेंगे तो आप पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके खिलाफ बीएनएस में धारा है कि आप पब्लिकली ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने कमरे के अंदर कुछ भी कर रहे हैं उसमें कानून नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक क्लब में ये सब कर रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फार्म हाउसेज में ये हो रहा है, बंगले में सार्वजनिक तौर पे हो रहा है, तो फिर ये कानून की नजर से भी गलत है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। दूसरा, प्राइवेटली अपने कमरे में लोग क्या करते हैं, इससे ना कानून को लेना देना ना समाज को लेना देना। लेना देना तब है जब वो पब्लिक में आता है, बात पता चलती है, तो नो डाउट उसका समाज पर असर पड़ता है, इसलिए कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। हमारे साथ डॉक्टर रितु त्रिपाठी हैं। आप एक्सपर्ट हैं एंटरटेनमेंट की। आप तमाम कई अखबारों में और चैनल्स में काम कर चुकी हैं। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट पर काम करती हैं। डॉक्टर रितु, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, रोमांच है, नशा है, या एक अलग तरह की मानसिक विकृति है? एंटरटेनमेंट के लोग, आप जैसे लोग, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से लेते हैं? डॉक्टर रितु त्रिपाठी। मुझे लगता है, पहले तो सबको नमस्कार। बाकी मुझे लगता है ऐसे इस तरह की किसी एक्टिविटी को विकृति बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में इस तरह की चीजें कई सालों से चल रही हैं। जैसे ब्राजील में से एक कार्निवाल होता है, जिस कार्निवाल में अगर आपको जाना है तो उसकी शर्त ही है, वो न्यूड कार्निवाल कहलाता है। पूरा कार्निवाल इसी पे बेस्ड है। तो और जापान में जो वहाँ के सांस्कृतिक समर स्प्रिंग्स कहलाते हैं, जो कि गर्मियों में जो नेचुरल वहाँ के झरने बने हुए हैं ओशन में, उनमें पूरे पूरे परिवार न्यूड होके बैठते हैं और ये वहाँ पे सहज माना, ये वहाँ के समाज के लिए अच्छा माना जाता है, उनका सांस्कृतिक गतिविधि है एक तरीके से। और फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे भी ये सहज है। तो हम इसको विकृति तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये एक तरीके से एक नेचुरलिज्म कहते हैं इसको आजकल। अगर हम पढ़ें तो इसको सोशियोलॉजी की भाषा में हम नेचुरलिज्म कहेंगे, प्राकृतिक जीवन शैली, जिसको हम हिंदी अनुवाद करें प्राकृतिक जीवन शैली। लोग इसको कहते हैं कि हम प्राकृतिक होना है अगर, तो हमें न्यूड होना भी उसका एक हिस्सा है। तो ये उनका तर्क है जो लोग इसके पक्ष में हैं। तो विकृति तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हमारे टैबू है, कंडीशनिंग है हर समाज की कि कहाँ कोई चीज गलत हो जाती है, कहाँ कोई चीज सही होती है। बाकी हाँ, भारतीय समाज और परिवेश में हाँ, धार्मिक रूप से ये चलता है। नागा साधु, सबके बीच में से महाकुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं और उनको न्यूड नहीं माना जाता, सबकी श्रद्धा होती है। महावीर के अनुयायी, बिल्कुल उनको गलत नहीं लगता, क्योंकि महावीर ने जो किया वो उनने त्याग को नाम दिया, उनने उसको जस्टिफाई किया कि वो क्या बोल रहे हैं और उनने क्यों कपड़े त्यागे। तो ये अलग अलग समय में परिवेश कैसा है, किस जगह पे ये काम किया जा रहा है, और वहां पे आप अपने पक्ष को किस तरह से रख रहे हो, और आपका उद्देश्य की नियत कैसी है, किसी भी काम को करने के पीछे की नियत कैसी है, नियत मुख्य हो जाती है। अगर कोई नागा साधु बना है तो उसकी नियत धर्म की है, कोई महावीर को फॉलो करे उसकी नियत धर्म की है, इसलिए वो। लेकिन अगर दिमाग में अश्लीलता है, अश्लीलता फैलाना उद्देश्य है, तो गड़बड़ है। बाकी अगर कोई पार्टी है जहां पे सब आपस में सहमत है, कोई किसी को दुष्प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा किसी का, या किसी को कोई ब्लैकमेल करने की प्लानिंग नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने जिन पे पीएचडी मेरी है, डॉक्टर कृष्ण बलदेव वैद्य के साहित्य पे मैंने पीएचडी की, तो उस समय उन पे बहुत आरोप लगे कि वो अपने हिंदी उपन्यासों में इतना खुल के कैसे लिख रहे हैं, वो न्यूड लिख रहे हैं, न्यूडिटी पे काम कर रहे हैं, वो बहुत बोल्ड सीन लिख देते हैं हिंदी उपन्यासों में। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, मैं सहज भाव लिखता हूँ,
उन्होंने हमेशा यही बोला, क्योंकि मैं फ्रांस में भी रहा हूँ, वो कई कई देशों में प्रोफेसर रहे, तो उनका कहना है कि मैं वो लिखता हूँ जो सहज है। अब हिंदी वालों को ये असहज लग रहा है, ये मेरी गलती नहीं है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि ये हमें असहज लग रहा हो, उतना असहज हो नहीं। बाकी चलिए हम अजय जी के पास जाएंगे कि समाज की, पुलिस की और क्षेत्रीय संस्कृति की इन मूल्यों का वहां पे क्या क्या भूमिका होगी। लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न नीरज जी से पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। नीरज जी, में एक छोटी सी बात जो डॉक्टर रितु त्रिपाठी ने उठाई, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इसमें दो चीजें अलग अलग होती हैं नीरज जी। एक होता है प्राकृतिक रूप से, जो लोग अपनी बॉडी को, स्किन को प्रकृति के साथ रहने के लिए बात करते हैं, या वो एक प्राकृतिक रूप से देते हैं। और एक होती है, इसको इरोटिक पार्टी बोलते हैं। तो इनमें एक बारीक सी रेखा है, इसको कैसे समझा जाए जी? देखिए, इसमें रितु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप किस नजर से उसको देखते हैं और किस इंटेंशन से उसको करते हैं। हम अपने समाज की बात करते हैं, ये ज्यादा रिलेटेबल आपको लगेगा। अपने समाज में आप देखिए कैसे ग्रो करे हैं आप। अगर आप किसी छोटे से शहर, मान लीजिए आप सागर में रहते हैं, तो वहां का कल्चर और मुंबई का कल्चर बहुत फर्क है। सागर में कोई लड़की हॉट पैंट पहन के घूमेगी तो लोग उसको घूर के देखेंगे। मुंबई में कॉमन है, कोई देखता भी नहीं है। एक ही देश में दो जगह पे ये हो रहा है, केवल 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर की दूरी में डिफरेंस हो रहा है। हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, और आप अपने एक्स हैंडल को रोज चलाइए, उसमें आप देखिए किस तरह की फोटो लड़कियां डाल रही हैं, लड़के डाल रहे हैं, मतलब जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं कह रहा हूं। तो उसको कोई आपत्ति हो रही क्या? महिला आयोग ने कभी उस पर आपत्ति की क्या? वो तो सहज भाव से हर आदमी फोटो देख रहा है, और वो सब इंडियंस हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई बाहर से आए हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये एक ऐसा दौर है जहां पे अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से चीजें प्रस्तुत हो रही हैं। कोई चीज हमको बुरी लग रही है, किसी को बहुत बुरी नहीं लग रही है। अगर आप बहुत सारे कपड़े पहन के कोई लड़की निकल रही, तो आप उसको उसके ऊपर भी टॉन्ट करते हैं। कम पहन के निकल रही तो उस पर भी टॉन्ट कर रहे हैं आप। तो आपका अपना नजरिया है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो समाज का जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन जो होता है, वो फेजेस में चलता रहता है। हिंदुस्तान का मेरे हिसाब से सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि इस समय आप एक ट्रांजिशन पीरियड में है, क्योंकि आपके देश में ही एक यूरोप भी है, एक अफ्रीका भी है, और एक अमेरिका भी है। सर, हर तरह की कंट्री आपके देश में मौजूद है। तो आप उसी हिसाब से डील कर रहे हैं। मुंबई वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे शहर वालों को बहुत बुरा लग रहा है। अब इसका होना चाहिए, उन्होंने कहा ना, वो लीगल आई से अगर आप देखेंगे तो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, वो कानूनी तौर पर गलत है। अपने कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं इसका। चलिए, तो अजय जी से पूछते हैं। अजय जी, जो मेरा सवाल था आपसे, मनीष जी से के पास जाने से पहले मैं आपके पास आ रहा था, कि इसमें समाज, प्रशासन, सांस्कृतिक मूल्य, वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो, उनकी इसमें किस तरह की प्रतिक्रिया है, और किस तरह से इसको किया जाए, ताकि ऐसा भी ना लगे कि आपने किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है, या आपने मॉरल पुलिसिंग की है, और वो जो गंदगी है, जिसको बोलते हैं कि सामाजिक रूप से गलत चीज है, वो बाहर भी ना हो पाए। तो उसको बैलेंस कैसे रहे? तो दोनों चीजें हम आपसे जानना चाहिए, इसमें किस तरह की, किसकी भूमिका होनी चाहिए, और बैलेंस कैसे रहे? अजय भाजी। इसको इसमें जो सामाजिक और प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया है, उस पर जाने के पहले हम इसमें थोड़ा सा राजनीतिक होते हैं इसमें थोड़ा सा, जी। कि आखिर इसका ये चीजें आ कैसे रही हैं, और हमारे जैसे बहुत हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटी में कैसे आ रही, इजीली एक्सेप्टेबल कैसे हो रही। तो मुझे लगता है कि हम पिछले 70 साल से जो कल्चरल मार्क्सिज्म को जो हम धीरे धीरे हमारे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, टू एक्सेप्ट, ये स्वीकार करने के लिए कि हमारी बॉडी जो है वो एक टेम्पल नहीं है, वो सेंक्टम सेंक्टोरम नहीं है, वो पवित्र नहीं है, वो भोगने के लिए है, हमारे आनंद के लिए है, और वो किसी परिवार की बाधा से मुक्त है। तो परिवार को तोड़ने के लिए देह की स्वतंत्रता जो है, वो कल्चरल मार्क्सिज्म का पहला उसूल है। तो ये तो हो गया उसका एक बेसिस। अब आते हैं समाज पे। हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स टच किया है, ज्यादा नहीं जा रहे हैं उसमें, हाँ, गंभीरता नहीं में। नहीं, आपको पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात करने की जी। आते हैं समाज पर। तो रायपुर में जो ये समाज जो जो इस तरह की पार्टीज कर रहा है, उसके दो ही कैटेगरी हैं। एक तो जो पहले से थोड़े से रिच हैं, या जो अभी अभी रिच हो रहे हैं, या जो रिच होना चाहते हैं। तो इस तरह का जो फिल्थी रिच जो कम्युनिटी है, वो पूरी समाज का मुश्किल से 5% है। बाकी जो समाज है, यहाँ छत्तीसगढ़ का जो मूल समाज है, वो बिल्कुल ग्राम्य संस्कृति को मानने वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं। और ये रायपुर शहर के बहुत समृद्ध और संभ्रांत छत्तीसगढ़ी भी जो है ना, जो लोग हैं,
वो लोग भी अपने घरों में बहुत अच्छी करीने की छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और पूरी ग्राम्य संस्कृति का पालन करते हैं। ये केवल 5% लोग भी नहीं है, जो बिल्कुल ये जो अर्बन इलीट जो है, ये 5% है, जिसमें नवधनाढ्य लोग हैं और जो नवधनाढ्यों के क्लब में अचानक शामिल हुए ये क्लास 1 ऑफिसर्स हैं और जो बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं और ये जो पढ़े लिखे लोगों का ऐसा तबका है जो किसी हाल में जल्दी से जल्दी इस तरह की सोसाइटी में घुस जाना चाहता है, उसको पेनिट्रेट करना चाहता है, तो वो सारी वर्जनाओं को तोड़ करके सोसाइटी में घुसता है। बेशक ऐसी सारी एक्टिविटीज प्रशासन के, पुलिस के और राजनीति के प्रश्रय के बगैर संभव नहीं है किसी भी समाज में, क्योंकि कानूनन जो है इसमें बहुत सारे लोचे हैं, कानूनन कई जगह पर ये गलत है, क्योंकि उसमें ड्रग्स होता है, रात भर शराब परोसी जाती है और दुनिया भर की ऑब्सनिटी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तमाम तरह के कानूनी मसले होते हैं। तो इसमें राजनीतिक और आपके प्रशासनिक और पुलिसिया प्रश्रय की भूमिका बिल्कुल अवश्यंभावी है और वो है। जब हम इसमें तह में जाएंगे, बहुत तह में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जिन थाना क्षेत्रों में ये हो रहा है, वहाँ का जो टीआई है, वहाँ का जो सीएसपी है, एडिशनल एसपी है, उस जिले का कप्तान, पुलिस कप्तान है, उस रेंज का आईजी, डीआईजी है, ये सब लोग इस सारे गोरख धंधे के एवज में मोटी-मोटी राशियां, मोटी-मोटी कमाई ले रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली कि जो यह आईजी रायपुर होता है, उसको नियमित रूप से 150 पौने 200 ढाबे जो शहर के आउटस्कर्ट्स में है, एक बड़ी धनराशि हर महीने जाती है, करीब 2 लाख रुपए महीना हर ढाबे से। अब आप 150-200 ढाबों को 2 लाख में कन्वर्ट कर लीजिए, तो केवल ढाबों से ये है। और उसका क्या, किसके लिए, कि आप 1 घंटा अतिरिक्त खोल लेंगे तो इसका इतना, 2 घंटे अतिरिक्त अगर चला लेंगे तो उसका उतना, और रात भर जो पार्टियां चलती हैं उनका कितना जाता होगा, जिनमें ड्रग सप्लाई होती है, शराब चलती है, उनका कितना होता होगा, जिसमें दुनिया भर के माफिया और दुनिया भर के किंग पिन है, गैंगस्टर्स अजय हैं। जी, जो आपने इस बात में एक नई चीज ऐड करी है, उसी को लेके हम आगे चलते हैं। डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी, बात जब मनोरंजन की है वो अलग विषय है, निजता की है वो अलग विषय है, लेकिन आपके मनोरंजन में, आपके निजता में अगर अपराध की एंट्री होती है, वहां पर ड्रग्स शुरू होते हैं, शराब शुरू होती है, ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, तो फिर तो वो पूरा मामला निजता का और मनोरंजन से बदल के अपराध का हो गया। इसको अपराध किस का तरह से हो गया। देखती हैं आप जी? सबसे बड़ी बात, कानून सबसे ऊपर है, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको उसको मानना होगा। जो अवैध है वो अवैध है। अगर आप शराब लीगल है, लेकिन शराब कहाँ पीना लीगल है, कहाँ से खरीदना लीगल है, वो सब भी कानून के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, अगर आप देखो कि कई तरह की धाराएं हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे इस तरह की हरकतें करते हो, अगर आप कानून तोड़ रहे हो तो आप अपराधी हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि किसी को गलत लग रहा है कि आप गलत हो, तो गलत नहीं है। कि कुछ लोगों की जो कंडीशनिंग है, जो सामाजिक कंडीशनिंग है हमारी, जो पीढ़ियों से हम सुने चले आ रहे हैं चीजें कि ये गलत, ये सही, या टैबू हैं जो सामाजिक, उनके लिहाज से अगर कोई गलत बोले तो मुझे नहीं लगता गलत है। लेकिन कानून सबसे ऊपर है। चलिए, आपकी बात आज नीरज हम जी खुल के के जो पास, बात कर रहे हैं उसी कानून के बदौलत कर पा रहे हैं, तो कानून सबसे ऊपर है। तो कानून अगर तोड़ा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपराधी है। चलिए नीरज जी के पास चलते हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम को समअप करेंगे। साथ में नीरज जी, मेरा जो सवाल आपसे आखिरी में रहेगा, क्या ये वैल्यू क्राइसिस है या मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ता एक कदम है? नीरज जी। ये लोडेड क्वेश्चन है। वैल्यू क्राइसिस कैसे डिफाइन किया जाए? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। आज से 30-40 साल पहले उत्तर प्रदेश के किसी ब्राह्मण परिवार में लव मैरिज करना असंभव था। सामान्य रूप से, ऐसा नहीं था कि होती नहीं थी, असंभव था। समय गुजरता रहा, उसके बाद लव मैरिजेस होने लगी। उसके बाद और समय गुजरा तो इंटरकास्ट होने लगी। एक समय था कि कानपुर जो सरयू पारी की नहीं होती थी शादी। उसके बाद तो अब आज की परिस्थिति है कि इंटरकास्ट धूमधाम से होती है और दोनों परिवार शामिल होते हैं। मेरे परिवार में भी एक हुई है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस वैल्यू सिस्टम को आप बोल रहे हैं कि ब्रीच हो रहा है, वो वैल्यू सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। आप ही उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कौन गलत है कौन सही, जो ऋतु जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि मेरी नजर में कोई चीज गलत लग रही है, इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकती। सिर्फ वही गलत है जो कानून की नजर में गलत है। क्योंकि जिस लोकतंत्र या आधुनिक समाज में हम रह रहे हैं,
वहां कानून सर्वोपरि है। अगर ऑब्सिनिटी की धारा वायलेट हो रही है पब्लिक प्लेस पर तो वो गलत है, भले ही आप अपनी पत्नी के साथ क्यों ना घूम रहे हो। लेकिन अगर आप अपने कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी किसी भी दोस्त के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है और 18 साल से आप ऊपर हैं, तो वो गलत नहीं है। वो किसी भी समाज में गलत नहीं हो सकता क्योंकि कानून आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सोसाइटी, मैंने अभी उदाहरण इसीलिए दिया कि वो इवॉल्व हो रही है और अलग अलग समाजों में, अलग अलग परिवारों में तक ये अलग है। किसी एक परिवार में बहुत मॉडर्न हो गया, किसी उसी समाज के दूसरे परिवार में बहुत कंजर्वेटिव। तो ये मुझे लगता है वैल्यू क्राइसिस नहीं है, ये ट्रांजिशन का पीरियड ये चलेगा। गलत सही का पैमाना सिर्फ आप बीएनएस को रखिए, भारतीय न्याय संहिता को, उसी के थ्रू आप गलत सही करिए। बाकी हमारे को क्या गलत सही लगता मैं उसको नहीं मानता। चलिए, इस पूरी डिबेट में अलग अलग बातें हुई, विमर्श हुए, अलग अलग खबरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग एंगल से बात करने की कोशिश की। लेकिन मूलतः जो बात समझ में आई कि आपकी जो निजता है, आपका जो व्यक्तिगत कार्य है, आपकी जो व्यक्तिगत मनोरंजन है, उससे समाज को या दुनिया को तब तक परेशानी नहीं है जब तक वो वैध है, कानूनन रूप से सही है। लेकिन जिस तरह से अजय जी ने आपको समझाया कि इस तरह की चीजें भले लोगों को, समाज को आप कहें कि निजता का मामला है, लेकिन अगर उसमें ब्लैकमेलिंग हो रही है, शराब है, ड्रग्स हैं, दूसरी गैर कानूनी चीजें हो रही हैं, तो वहां पे फिर परेशानी का सबब है और आप गलत है। यही बात नीरज वाजपेयी जी ने बार बार आपसे कही कि जब तक आपका मनोरंजन, आपकी निजी इच्छाएं, आप वैध हैं, यानी कानून का उल्लंघन नहीं है, जब तक उनको हम अलग दृष्टि से देखेंगे। और डॉक्टर रितु त्रिपाठी ने इस बात को बार बार कहा कि जो आपको लगता है वो सही हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि आपको सही लगता है। तो चलिए, हमारी सारी बातें आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।